Okay, so this session will be recorded for your learning. After this class, you may watch this session on YouTube. Okay, आप लोग इसको YouTube पर भी देख पाओगे क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है. सो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में. तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग के पास में सिलेबस ये है. पहला यूनिट जो है हमारे पास में वो है ठोस अवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट. आपको पता होगा कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं. अब उसके ईयर भी मैं आपको बता दूंगा. फर्स्ट आपकी खोजी गई है ठोस, उसके बाद में आता है आपके पास में द्रव्य, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा, पांचवा है बोस आइंस्टीन. ओके. सो वैज्ञानिकों के नाम के अकॉर्डिंग ये है. आपने अगर जेली देखा होगा तो वो एक प्रकार से प्लाज्मा होता है. अब हमारे पास में फर्स्ट यूनिट है ठोस अवस्था. सॉलिड में क्या होता है कि आपको पता होगा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज्यादा नियर बाय होते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा क्लोज क्लोज होते हैं, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा. बट अगर हम गैस की बात कर सकते हैं तो गैस में हमारा जो एटम्स होंगे वो बहुत दूर दूर होंगे. वो एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स उनका उतना हाईली नहीं होगा. वो एक दूसरे को उतने स्पीड से अट्रैक्टेड नहीं कर पाएंगे. दूसरी यूनिट है विलियंस यानी कि सॉल्यूशन. यहाँ पे हम पढ़ेंगे मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज. ठीक है, ये सब चीजें, नॉर्मलता, फॉर्मलता. इसके बाद में यूनिट नंबर थर्ड है विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेल कैसे काम करता है बैटरी से कनेक्टेड करने के बाद में, और हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं. नंबर फोर्थ यूनिट है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स. रासायनिक बलगतिकी में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग कि केमिकल बॉन्डिंग्स में फोर्स कैसे लगता है. तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ कुछ जगह पर पास्कल्स लॉ के भी दिया है, हाइड्रोलिक के बारे में दिया है. ठीक है, तो दो ही हमारे पास में बेसिक है. उसके बाद में केमिकल्स के बारे में फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये डिफरेंट हमको देखने मिलेगा. नेक्स्ट यूनिट है सतह रसायन, सरफेस केमिस्ट्री. ठीक है. इसके बाद में छठी यूनिट आती है धातु के निष्कर्षण एवं उनके प्रमुख यौगिकों का अध्ययन. धातु का निष्कर्षण कैसे करना है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में कोई मटेरियल है. जैसे आपने एक धरती पे हम लोगों ने क्या लिया, सॉइल पकड़ा. सॉइल में ऐसा तो नहीं है कि सॉइल अकेला होगा, उसमें बहुत सारे धातु होंगी, कुछ कुछ केमिकल्स होंगे. ये सभी तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे सल्फर अलग से निकाल दिया हम लोगों ने, आयरन अलग से निकाल रहे हैं, एल्यूमिनियम अलग से निकाल रहे हैं हम लोग. तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं. ओके. नेक्स्ट यूनिट आती है, यहाँ से हमारे पास में पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होती है. पी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के. अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि एस ब्लॉक के एलिमेंट कहाँ गए. ओके. तो एस ब्लॉक के एलिमेंट आपने दो पढ़ा होगा, ग्रुप वन और ग्रुप सेकेंड. ग्रुप वन और ग्रुप सेकेंड ये आपके पास में था 11th क्लास में. यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया गया है. एट्थ यूनिट पढ़ोगे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट, ये पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे आप लोग. ठीक है. इसके बाद में नाइन्थ नंबर की यूनिट है उप सहसंयोजक रसायन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. 10th नंबर की यूनिट है हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स. ये मजेदार लग रहा होगा नाम, हेलो एल्केन. ओके. नेक्स्ट है 11 नंबर पे अल्कोहल, फिनॉल और इथर. अल्कोहल का दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज आता है, दारू. ठीक है, सभी लोगों को पता होगा कि 2.8, 2.4 से लेकर के 2.8 क्या होता है इसका, हमारे पास में पीएच वैल्यू होती है. अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4. ठीक है. इसके बाद में वाटर का तो न्यूट्रल होता है वो तो 7. नेक्स्ट यूनिट है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH, जिसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं. नेक्स्ट यूनिट है एमी. और 14, ये जो थर्ड तीन यूनिट है लास्ट की आपके पास में, ये नॉर्मल यूनिट है. इनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है पेपर में. ठीक है. यहाँ से हम लोगों के पास में जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसमें हम लोगों को ज्यादा वर्क करना है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट, डी एफ ब्लॉक एलिमेंट, धातु के निष्कर्षण, और आपके पास में यहाँ से क्या देगा, इलेक्ट्रोकेमिकल में भी क्वेश्चन नहीं आ रहा. हाँ, ये 3 यूनिट में हम लोगों को रिएक्शंस देखने मिलेंगी. क्या देखने मिलेंगी, हमारे पास में रिएक्शंस देखने मिलेंगी. ये लास्ट की जो 3 यूनिट है, जैव अणु, बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन, ये बहुत कॉमन यूनिट है. बच्चे पढ़ लेंगे इसको, तो बस रीड करना है और आंसर देना है. यहाँ से आपके क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होंगे. तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज्यादा वर्क करना है तो आपको तीनों लास्ट की यूनिट और स्टार्टिंग की फर्स्ट यूनिट, इन पे ध्यान देना है. ठीक है. और पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट से आप लोगों के 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे.
दोनों यूनिट मिला करके। अब आगे बात करते हैं कि इनको डिवाइड कैसे कैसे किया गया है, क्या क्या टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। इतना डीप में बताऊंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे। सो फर्स्ट ऑफ दैट हम लोग पढ़ते हैं यूनिट नंबर 1 चैप्टर फर्स्ट। इसके बारे में देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलीकरण क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस को क्लासिफाई कितने टाइप्स में किया गया है, फिर चतुष्फल की रिक्तियां, अष्टफल की रिक्तियां, फिर उसमें ठोसों में दोष कुछ होते हैं, साटकी दोष, फ्रैंकल दोष है। फिर आपके पास में और क्या पढ़ने मिल जाएगा आप लोगों को, एकल कोशिका यानी उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल सेल किसको बोलेंगे, फिर बॉन्ड, सॉलिड में बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है, ये चीजें। ओके। फिर सेकंड यूनिट में भी ऐसे विलियंस विलियंस में क्या क्या पढ़ोगे, राउल्ट का नियम, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, अणु संख्यक वर्धन, वाष्प दाब, हिमांक, परासरण दाब, ये सब चीजें। ठीक है। फिर यूनिट नंबर थर्ड क्या है, विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में सेल के बारे में पढ़ोगे, मैंने आपको बताया था डेनियल सेल आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, नॉनस्ट समीकरण और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। फिर फैराडे के विद्युत अपघट्य के नियम आएंगे, दो नियम दिया था इन्होंने। फिर प्राथमिक सेल और संचालन क्या होता है, विद्युत अपघट्य क्या होता है, कोरोजन के बारे में, कोरोजन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओके, तो ये चीजें पढ़ने वाले हैं। सो जहां जहां रिक्वायर्ड होगी कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है, वहां मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नहीं है। कौन सा कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा हमारे पास परसेंट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जिसको जैसे पढ़ना है ऐसे ही विश, जिसको परसेंट के लिए पढ़ना है वो क्वेश्चन पे ज्यादा वर्क करना। और जैसे कि आपको पता है इन द एंड हम लोग 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन की एक पीडीएफ रेडी करेंगे, इंपॉर्टेंट हर यूनिट से क्वेश्चन उठा करके, जो आपके परसेंट को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। ठीक है। फिर यहाँ पर पृष्ठ साइंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। जैसे कि आपके पास में उत्प्रेरक क्या होता है, जो किसी भी अभिक्रिया को बढ़ा देता है, बढ़ाने का काम करता है, उसको बोलते हैं उत्प्रेरक। कोलाइडी विलयन क्या होता है, ये सारी चीजें। हार्डर सुलझे नियम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ओके, ये। फिर पायस क्या होता है, इमल्सन किसको कहते हैं, ये। फिर तत्वों के निष्कर्षण, यहाँ पर भंजक आचमन विधि, वात्या भट्टी। फिर आप लोगों के पास में बबल्स फॉर्मेशन कैसे होगा। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन शायद आप लोग को देखने में सल्फर सल्फर का निष्कर्षण, एल्यूमिनियम बॉक्साइड का एस्क है। ओके, यानी कि क्या है, बॉक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम का एस्क है, ये इसका भी आपको शोधन करना है, यानी कि निकालना है उसको अलग। यानी कि ये मान के चलो कि ऐसे ग्रुप में, यानी इनकी एक प्रकार से ये मान लो कि ग्रुप में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकालनी है। जैसे यहाँ पर हमने एक देखा कि एक थैले में बहुत सारे हरे कलर की बॉल रखी हैं, पीले कलर की रखी हैं। अब कोई आपके पास में परचेस करने वाला आदमी आया कि बोले मेरे को हरे कलर की बॉल चाहिए। अब हो सकता है वो नीचे दबी, आपको दिख ही नहीं रहा, आपने बता दिया हमारे पास तो हरे कलर की बॉल ही नहीं है, आपने वो दुकानदार ने उसको भगा दिया। अरे बोले हमारे पास नहीं है आज ये वाला सामान। अब अगर वो ऐसे ग्रुप वाइज इनको डिवाइड करके रख देता अलग अलग, तो पता चल जाता कि हाँ यार हमारे पास में तो ये रखी है, बट उनने वैसा नहीं किया था। ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट मिले हुए रहते हैं, मेटल्स अकेले नहीं मिलते। ठीक है। वो अकेले रहते ही नहीं है, वो किसी को भी पकड़ के रखते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, फिर आप उनको अलग कर देते हो, तो आपके पास में मेटल अलग अलग मिल जाते हैं आपको। तो ये यूनिट है। तो ऐसे बहुत सारी यूनिट्स हैं हमारे पास में, सभी का मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर बता दिया है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ओके। हाँ, पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनो। पी ब्लॉक एलिमेंट होते क्या है, वर्ग 15 के तत्व, नाइट्रोजन का क्या उपयोग है। ओके, अमोनिया गैस क्या है, अमोनिया बनाने की हैबर विधि पढ़ेंगे, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। फिर नाइट्रिक अम्ल किसको बोलते हैं, फास्फोरस का अपर रूप, फास्फीन क्या है, फास्फोरस को ऑक्सो अम्ल क्यों कहते हैं, वर्ग 16 पढ़ेंगे। फिर ओजोन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, सल्फर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि क्या है। फिर समूह 17 के तत्व, क्लोरीन, इनको बोलते हैं हेलो, हेलो परमाणु। ठीक है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। फिर हेलोजन क्लोराइड एसिड क्या है, वर्ग 18 के तत्व। वर्ग 18 के तत्व क्या होते हैं, ये होते हैं नोबल गैस। क्या होते हैं, नोबल गैस, जिनका अष्टक पूरा पूरा पूर्ण होता है, लास्ट कक्षा के इलेक्ट्रॉन पूरे फुल होते हैं। तो अक्रिय गैसें ये होती हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब। ठीक है। इसके बाद में डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक पढ़ने वाले हैं। अब देखो पी ब्लॉक अभी मैं आगे बताने वाला, पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज करेंगे, तो ये थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। ठीक है। अब देखिए एमिन वेमिन, ये मैंने आपको बताया, लास्ट मिनट कुछ नहीं है, सुक्रोज क्या होता है, साबुन बनाने की क्या है ये मेथड, ये सब देखने वाला है। चलो, यहाँ पे अभी ना आप लोगों के पास में एक नया टॉपिक ऐड किया गया एनसीईआरटी में, जैव अणु। ये थोड़ा सा आजकल
बढ़ गया इसका। डीएनए क्या है? ये बायोलॉजी का एक प्रकार से टॉपिक है। ये किसका टॉपिक है? एक प्रकार से बायोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन हम लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ना है इस बार। एंजाइम्स क्या होता है, विटामिन्स क्या है, इसके टाइप्स क्या है, आरएनए क्या है, डीएनए क्या है, और एमिनो अम्ल क्या है, और आपके पास में हार्मोन क्या है। हार्मोन थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता होगा कि जो हिंदी में क्या बोलेंगे, बहिस्रावी ग्रंथियां, है ना। बहिस्रावी और एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं, आपके पास में हार्मोन रिलीज करती हैं। और जो वो सॉरी फॉर दैट, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं हम लोग के पास में, अंतःस्रावी आपने 11th में भी पढ़ा होगा, ये हार्मोन रिलीज करती हैं। या क्या करती हैं, हार्मोन रिलीज करती हैं। और जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, ये हमारे पास में क्या करती हैं, ये हमारे पास में एंजाइम रिलीज करती हैं। समझ में आया? ये दो चीजें, तो ये थोड़ा सा ऐड हो गया इसमें। आरएनए का फुल फॉर्म कौन बताएगा हमको? बताओ, डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रेयांशी, बताओ। रत्नेश, आप बता सकते हो? डीएनए का भैया होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का? आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, ठीक है। किसने बताया पीछे से? हम्म, कहाँ से जुगाड़ हो गया? नहीं है भैया, मैं नहीं कर ओके, चलो। अब एक चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री में हम लोगों को इतनी चीज, जैसे मैथ्स में पता है ना कि प्लस माइनस आना चाहिए। फिर दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि प्लस प्लस का प्लस होता है, प्लस माइनस का माइनस होता है। ऐसे केमिस्ट्री में कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हमको पता होनी चाहिए। जैसे पहला है आवर्त सारणी। ये 30 एलिमेंट याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। पता है ना? ऐसे 30 तक होना चाहिए, जिंक तक हम लोगों को। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक, मैग्नीज, निकल, कॉपर, जिंक। याद है ना? ठीक है, 30 तक याद कर लेना। फिर लुईस डॉट संकेत, यानी कि कैसे दर्शाते हैं। यहाँ पर दो चीजें देखने मिलती हैं, अम्ल, एसिड, और बेस। इसको आजकल बेस नहीं बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। ओके, एल्कली, ये देखने मिलता है, तो ये हमको पता होना चाहिए। इसके बाद में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में देख सकते हैं तत्वों की संयोजकता, कि किसके पास में कितनी संयोजकता है। कितना, जैसे सोडियम की होती है +1, पता है आप लोगों को। ऑक्सीजन की होती है कितनी? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। 8। 8 होता है तो कितने कितने एटम जाएंगे? 2 6। तो इसके पास में रिक्वायर कितने की है अष्टक पूरा करने के लिए? 2 की। तो ये दो माइनस उधार मांगेगा। कितनी हो जाएगी? ऑक्सीजन की होती -2। तो ऐसे हमको पता होनी चाहिए ये भी चीज। आगे बढ़िए आप लोग। आगे आपको होना चाहिए, यौगिकों का सूत्र बनाते थोड़ा बहुत बनना चाहिए, ज्यादा ना बने लेकिन थोड़ा बहुत तो बनना चाहिए उनको। आपको बैलेंस कैसे करनी है रिएक्शंस को। इसके बाद में सरल रासायनिक अभिक्रिया बनाना। अभिक्रिया कैसे बनेगी? फोटोसिंथेसिस हो गया, एल्किल हो गया, एल्काइन हो गया, एल्केन हो गया, CnH2n, ओके, +2 एल्काइन, एल्केन हो जाता है। इस टाइप से आपको पता होना चाहिए एल्किल क्या होता है। इसके बाद परमाणु की संरचना की बेसिक जानकारी होना चाहिए आपको। परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए सबके। अब देखो, पीरियोडिक टेबल बनेगी तो परमाणु क्रमांक भी याद हो जाएगा। फिर रिएक्शंस भी पता चल जाएंगे थोड़ी बहुत, तो पीरियोडिक टेबल से आपकी आधी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते आना चाहिए। जैसे कैल्शियम का होता है 20, क्या हो सकता है? 2 8, बताओ, 2 8 8। इसके बाद में कितने बच गए? 2। समझ में आया? ऐसे देख लो, हो गए कि नहीं 20? 8 2 10, 10 8 18, 18 2 20। 8 8 2। इसके बाद में आपके पास में रहता है आवर्ती गुण। किसका आवर्ती गुण क्या है? ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। इसके बाद में रासायनिक बंध और उनके टाइप्स। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है,
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। आगे देखो मोल और मोल संकल्पना, ये थोड़ा सा आगे। आपको एक चीज याद होगी कि एक मोल बराबर, मैंने आपको फिजिक्स में ही बताया था, 6.023 इंटू 10⁻23, ये होता है एक मोल। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का बताया था 1.06, बताओ कितना था, 10⁻−19। 19. ओके, याद है आपको। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग, इतना समझ में आया, इतनी चीजें हमारे पास में कंपलसरी कि हमको इतनी चीजें याद रहनी चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक। अभी हम पूरा बेसिक देख रहे हैं। आपको पता है कि एक नाभिक होता है, ओके, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो होता है पॉजिटिव, इसलिए वो हंसते रहता है और न्यूट्रॉन जो होता है, देखो, वो उदास है यहाँ पर, इसका मतलब है वो जीरो है, उसके पास कुछ है ही नहीं, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो वो उदास है, सैड है, वो बोले अपने पास कुछ नहीं है यार, वो नाराज है। इलेक्ट्रॉन ना बड़े गुस्सैले होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है इनके ऊपर, ये ना इधर उधर भागते जाते हैं, ये स्थायी नहीं रहते। अगर उनको ना उधर बुला लिया किसी ने तो उधर गायब हो जाते हैं, उधर बुला लिया कहीं उधर चले जाते हैं, ये एक जगह स्थायी नहीं बैठ सकते हैं। आप इधर देखो, अब मेरे को बताओ, न्यूक्लियस आपके पास में क्या है, अंदर है, नाभिक के अंदर, तो वहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, और वो क्या करेगा, अपनी आसपास की कक्षाओं को पकड़ के रखेगा, नहीं तो वो भाग जाएंगी दूर दूर। ओके, रिपल्सन होगा, नहीं तो फिर अट्रैक्शन होगा, तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं। अगर अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, रिपेल हो जाएगा, तो वो भाग जाएंगे दूर दूर। यहाँ पर क्या जाएगा, एटम है, तो यहाँ पर आप देखो येलो कलर से जो बना है, ये है आपके पास में इलेक्ट्रॉन, जो आपके पास में कक्षाओं में रहते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी फिजिक्स में ही बता के रखा है। यहाँ पर जो ग्रीन कलर में है ये है न्यूट्रॉन, और जो रेड कलर में है ये है प्रोटॉन। तो नाभिक के अंदर क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। और जब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में जोड़ देते हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब आप आपस में जोड़ देते हो, तो आपको क्या मिल जाता है, एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु भार मिल जाता है। समझ में आ रही बातें। एटॉमिक मास कैसे निकलता है, जब आप प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ देते हो, तो आपके पास में क्या मिल जाता है, आपको एटॉमिक मास मिल जाता है। अब इनको दर्शाते कैसे, जैसे आपके पास में सपोज करो, ऐसा कभी लिखा है, कैसे लिखा है, ऐसे, कार्बन 612। अब इसका मतलब क्या समझोगे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है, और परमाणु जो भार है वो कितना है, 12 है, वो कितना है, 12 है। ये बात समझ में आई। तो इसको दर्शाते कैसे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं जेड, और इसको जो है ग्रुप, जो भी हमारे को बताना है, जो भी एलिमेंट के बारे में, तो वो सिंबल होता है एक्स, वो क्या होता है, एक्स। और यहाँ पर अगर कुछ लिखा है -2 +2, तो ये बताता है उसके चार्ज को, कि उसके ऊपर कितना चार्ज लगा है। तो यहाँ पर देखो आप, एक बॉक्स में यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा है, जेड ए, और बीच में है एक्स, और इसके ऊपर लिखती है हमने चार्ज। यहाँ पर ए क्या बता रहा है, एटॉमिक मास, जेड क्या बता रहा है, एटॉमिक नंबर, क्या बता रहा है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही जो होते हैं वो आपके एटॉमिक नंबर होते हैं, जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने ही क्या रहेगा, उसका एटॉमिक नंबर रहेगा। तो अब मेरे को बताओ, कार्बन 612 में यहाँ पर आपका एटॉमिक नंबर, या मैं बोलूँ कि प्रोटॉनों की संख्या बताइए कितनी है, प्रोटॉन कितने हैं, 6. 6 हैं, कितने हैं, 6 हैं। ओके, अब बताओ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6. नहीं. न्यूट्रॉन 6 हो जाएंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कैसे बन के आ जाएगा, एटॉमिक मास कितना बन के आएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ऐसे आप मिल गया। अब चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना है, अगर देखो प्रोटॉन रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर भी लिखा है, इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। प्रोटॉन क्या होते हैं, दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ग्राही होते हैं। ऑक्सीडिंग और रिड्यूसिंग, दो टाइप्स के एलिमेंट होते हैं। ये बात समझ में आई यहाँ से, कि जेड काय को दर्शाता है आपके पास में, एटॉमिक नंबर को, किसको दर्शाता है, एटॉमिक नंबर को। ए काय को दर्शाता है, मास को।
और चार्ज काय को दर्शाता है, चार्ज को, ये एक्स काय को दर्शाता है, सिंबल होता है ये किसका, एटम का। गॉट इट। यहाँ पर एग्जांपल देखो वही है कार्बन वाला। तो देखिए कार्बन 612, तो यहाँ पर क्या है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या मिलकर के बना है, मास नंबर, यानी कि एटॉमिक मास बनाइए। अब ये जो 6 है ये क्या है हमारे पास में, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो आपके पास में क्या है, एटॉमिक नंबर है। और ये जो सी है ये क्या है, सिंबल ऑफ एलिमेंट है, सिंबल ऑफ एलिमेंट है। आपको पता है कि पोटेशियम का स्पेलिंग होता है पी से स्टार्ट, लेकिन इसको दर्शाते हैं के से। इसका रीजन क्या है, आप लोगों का ये होमवर्क है आज का। गॉट इट। कि पोटेशियम को हम लोग पी से स्टार्ट करते हैं स्पेलिंग, और लिखते तो सिंबल इसका के है। ऐसा क्यों होता है, क्यों होमवर्क है। किमिया। हम्म, चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है ये जानना है, तो हम लोगों को समझना होगा ये। तो क्या हो जाएगा, 1s2 ऐसे बढ़ता है ये, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ये अकॉर्डिंग टू एनर्जी दिया गया है, अकॉर्डिंग टू एनर्जी के हिसाब से। 3d10, 4p6, 5s2, 3 ऐसे बढ़ गया, 4d10, 5p6, 6s2। आगे बढ़ोगे आप लोग तो क्या मिलेगा, 4f12, 4f14, 5d10। तो आपको यहाँ पे पता होगा कि s में जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, s में कितने जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। p में कितने जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। d में कितने जाते हैं, 10। f में कितने जाते हैं, 14। s की अगर आकृति की बात करूं तो ये होती है डंबलाकार, p की बात करें तो ये होती है डबल डंबलाकार। ओके, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एस में आपकी सिंपल होती है, पी में डबलाकार होती है, डी में क्या होती है, डबल डबलाकार होती है, और एफ की तो पॉसिबल ही नहीं है सिंपल कागज पे बनाना। Got it? अब देखो एस ब्लॉक में जो होता है वो 2 एलिमेंट जाते हैं, पी में कितने जाते हैं आपको पता होगा, 6 जाते हैं, तो कितने ग्रुप रहते हैं इसमें, 3। डी में कितने जाते हैं आप लोगों के 3 पास में, 5 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। पाउली ने ये बताया था कि हम लोगों को पहले ना एक एक भरना है, हुंड ने भी बताया था यही बात, फिर उसको पाउली ने उसको फुलफिल किया था। तो उन्होंने बताया कि भाई साहब अगर आपके पास में मान लीजिए पी ब्लॉक में 5 एलिमेंट है, ठीक है, पी में 5 है, तो यहाँ पे आपने एक डाल दिया, यहाँ पर भी एक डाल दिया, यहाँ पर भी एक डाल दिया। अब फिर आपको यहाँ पर एक डालना है, यहाँ पर एक डालना है, पूरे 5 हो गए। तो पूरा एक यानी कि एक बोलना चाहिए फुलफिल कंडीशन। देखो अगर वो आधा भर जाएगा तो स्टेबल रहेगा, अगर मान लो अनबैलेंस कैसे हो जाएगा, अगर मान लीजिए आपने क्या काम किया, ऐसे भर दिया मान लो ये इस टाइप से, देखो यहाँ पर आपने यहाँ पर भी डाल दिया, यहाँ पर भी 2 हो गए, ये 3, 4, यहाँ हो गया 5, लास्ट वाले में एक ही गया, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। लेकिन अगर मान के चलो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता, अगर मान लीजिए आपके पास पी ब्लॉक में 4 ही होते हैं, तो आप क्या करते हैं, इनको ऐसे भर देते हैं, 1, 2, 3, ठीक है। आपने सब में एक ही भर दिया, लेकिन मैं अगर मान लो ऐसा नहीं भरता, अगर मैं ऐसे भर देता इसमें इस टाइप से, 4 है मेरे पास में, तो मैंने एक में, आपको पता है कि एक में तो 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, आपने भर दिया, लेकिन ये वाला तो खाली बच गया। अगर आप क्या करते हो, इसमें भी एक डाल देते हो, तो आपके पास मैंने एक अर्ध भरी कक्षा मिल जाती है, तो एक स्टेबल कंडीशन मिल जाती है। अगर देखो आप क्या करोगे ना, आपके पास मान लीजिए इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, आपने पूरे भर गिट्टी बिछा दिया तो पूरे भर आ गया, लेकिन आप यहीं पर ज्यादा कर दोगे, इधर में कम कर दोगे, तो फिर वो अनबैलेंस टाइप की कंडीशन लगने लगेगी। इसलिए क्या किया गया था, पावली साहब ने बताया कि भैया आपको अगर भरना है ना, तो पहले एक एक सब में भरना पड़ेगा, पहले एक अर्ध भरी अवस्था लानी होगी, उसके बाद ही आप पूरा पूरा भरना। ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा कर दिया कहीं कम कर दिया, आपको सबको बराबर करना है। ओके, क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, देखो 1s2, 2s2, उसके बाद में क्या आ रहा है देखो, 3s, 1s2, 2s2, 2p6 आया उसके बाद, ठीक है, 2p आया। उसके बाद आगे बढ़ रहे हो तो क्या जा रहा है, 3s में कितने जाते हैं, 2 जाते हैं। इसके बाद में कितना आया, 3p, 3p में कितने जाते हैं, 6 जाते हैं। 4s में कितने जाते हैं, 2 जाते हैं, आपको पता है। 4s से आगे बढ़ोगे तो कितना जाएगा, 3d में कितने जाते हैं, 10 जाते हैं। तो ऐसे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हो। ओके, क्या निकालते हो आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हो।
यहाँ पे साइड में मैंने आपको दिया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। यहाँ पे आपके सामने सारी में लिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हो, आप उसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। जैसे हम लोग लेते हैं सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। कुछ बुक में दो तरीके से लिखता है इसको, ऐसे लिखता है सोडियम 1123। ठीक है। अभी इसका भी दो फंडा होता है कि अगर देखो इक्वल है तो उसमें क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है। जैसे फ्लोरीन, आप लोग ले लीजिए नियॉन का। ठीक है, नियॉन का ले लीजिए। नियॉन का कितना होता है 10, तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 20। बट देखो सोडियम में ऐसा नहीं हो रहा है, डबल होके +1 हो रहा है, डबल होके +1 हो रहा है। तो ये थोड़ा सा चेंजेस है, बहुत डीप की बात है। ठीक है, आपने 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अभी हम इतने भी डीप में नहीं जा रहे हैं, हम लोग मात्र अभी बेसिक जान रहे हैं कि क्या क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पर। करेक्ट। तो इतनी चीजें हम लोगों ने देख लिया। हम बात कर रहे थे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक होता है 11। इसका कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s में कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। देखो कितने हो गए, 2 2 4, 6 और 2, 6 और 4 कितने हो गए, 10, 10 और 1 11। ओके, तो आपने इसका क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दिया। सोडियम में कितने थे, 11। आप और एक तरीके से ले सकते थे, 2 8 1, ये भी हो गया आपके पास में, ये हो गया। तो आप ये दो तरीके से इसको बना सकते हो। समझ में आ गई इतनी बात। जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। तो अब देखो, आपने क्या किया, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। देखा, पहले कक्षा में आपने कितना कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ये 2 डाल दिए आपने। अब आपके पास में कितना बचा, 2 माइनस कर दो, फिर बचा कितना, 9 में से 2 माइनस करोगे 7। अब 7 आपको डालना है, तो आपने दूसरी कक्षा में डाल दिया, 2 4 5 6, ये 7। अब बताओ कि अभी इसका अष्टक पूर्ति करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब पता है 2 8 8 18 ऐसे होता है। अभी यहाँ पे आपको बताओ कि अष्टक पूरा करने के लिए इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका कर दो पहले तो कॉन्फ़िगरेशन, कैसे हो जाएगा, 2 8, ये तो 10 हो गए, तो इसका अष्टक तो पूरा ही नहीं है, तो कितने हैं लास्ट में, लास्ट में इसके पास है 7। कितने हैं, 7। अब बताओ ये सातों के सातों दान देगा, ज्यादा बेटर रहेगा, किसको दे देगा, ये ज्यादा बेटर रहेगा कि किसी से एक उधार लेकर के अष्टक पूरा कर लेगा। एक एक उधार ले लेगा। हाँ, एक अगर वापस ले लेगा किसी के पास से, किसी को उधार ले लेगा। जैसे सोडियम, सोडियम के पास क्या होता है, 11 होते हैं, तो ये इसके पास एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा था इसके पास में, ये अगर ये फ्लोरीन को दे देगा तो क्या देगा, इसका भी अष्टक पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया। तो ऐसा कर सकते हैं ये लोग। ऐसा समझ में आया, ये दो काम कर सकते हैं, ये दो काम कर सकते हैं, ये बात समझ में आई। दो काम कर सकते हैं ये, या तो सातों के सातों दे नहीं सकते, इतना तो थोड़ा टफ हो जाएगा। सातों किसको उसको देंगे, आपके पास मान लो 10 रुपए की कमी है और आपके पास में 90 रुपए है, आपको उसको 100 रुपए बनाना है। तो एक काम ये है कि आप पूरे के पूरे 90 दे दो किसी को, या फिर 10 रुपए ले लो। तो आप आसान समझोगे, यार मैं किसी से 10 रुपए उधार ले लेती हूँ, मेरे पास 100 रुपए हो जाएंगे, तो ये काम आसान रहेगा। ठीक है, तो समझ में आई चीज है कि एक आप लेना पसंद करोगे, देना इतना सारा पसंद नहीं करोगे, क्योंकि कोई भी फायदा देखता है। ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं बात कर लेता हूँ बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। हिंदी में भी लिख दिया हूँ, आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी इसलिए। देखो, पहला होता है विद्युत संयोजी संयोजक बंध, जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। ओके, इलेक्ट्रो वॉलेट बॉन्ड, या आप लोग इसको बोल सकते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोल सकते हैं, आयनिक बॉन्ड। दूसरा होता है सहसंयोजक बंध, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा होता है उप सहसंयोजक बंध, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि मेटॉलिक बॉन्ड। अब देखो, यहाँ पे समझो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये डायरेक्टली रिलेट कर लेता है। जैसे क्लोरीन के पास में कितने एलिमेंट होते हैं, क्लोरीन के पास में होते हैं 17, सोडियम के पास में होते हैं 11। आपको पता है कि सोडियम के पास में एक ज्यादा रहता है, क्लोरीन के पास में एक कम रहता है। अगर ये एक इधर आ जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तभी क्या हम बोलते हैं NaCl। ओके, NaCl। अब देखो संयोजकता लिखते कैसे हैं, इसकी संयोजकता है 1 तो इधर लिखेंगे, इसकी संयोजकता है 1 तो इधर लिखेंगे। समझ में आया। H2O लिखते हो आप, तो आपको पता है H2O का मीनिंग क्या है। O की संयोजकता कितनी है, 2 है, तो आपने इधर लिखा। हाइड्रोजन की संयोजकता है 1 तो आप इधर लिखते हो। मजा आया, नया जानने मिला। H2O, O की संयोजकता 1 है, इसलिए आप लोग क्या, O की संयोजकता 2 है, इसलिए आप यहाँ लिखते हो। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, इसलिए इधर लिखते हो। और आपको पता है 1 को हम लोग लिखते नहीं है,
कितने लोगों को अभी तक ये वाली बात पता नहीं थी? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर? पता थी भैया। ओके, गुड जॉब, पता थी तो। आप देखो, कोवैलेंट बॉन्ड ना बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। पहला होता है सिंगल बॉन्ड, दूसरा होता है डबल बॉन्ड, तीसरा होता है ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो देखिए, एक सिंगल लाइन डली है तो सिंगल बॉन्ड, 2 लाइन डली है डबल बॉन्ड, 3 लाइन डली है ट्रिपल बॉन्ड। इनके भी अलग अलग काम है, अलग अलग जगह यूज होते हैं। तो अभी हम लोग उतना तो जानने वाले नहीं है, हम लोग सिर्फ बेसिक जान रहे हैं। ओके, गॉट इट। ओके, सो सभी स्टूडेंट आ गए हैं। सो देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, हमने अभी तक बॉन्ड के बारे में बात किया कि 3 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। फिर हमने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में देखा कि 3 टाइप्स के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को इसके आगे क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों को सीधे के सीधे लेकर के चल रहा हूँ पीरियोडिक टेबल पर। पीरियोडिक टेबल में आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि आपको 30 एलिमेंट्स याद होने चाहिए। 30 एलिमेंट्स आप लोगों को याद होना चाहिए विथ एटॉमिक नंबर, विथ एटॉमिक मास एंड सिंबल्स, और उनको कहते क्या हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपके सामने 30 ला दिया है। अब आपको इनको देखना है, तो याद करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अगर आपको ये तीसों के तीसों याद नहीं हो रहे हैं, तो आपको ना एक ट्रिक अप्लाई करनी है। ट्रिक कुछ नहीं है, अब वो ट्रिक व्रिक के चक्कर में मत जाना, ये तो याद करना ही पड़ेगा। अब वो है हीली, लीना, ऐसी वाली ट्रिक से कुछ याद मत करो, डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप क्या करो, पहले दिन 10 का याद करो, दूसरे दिन फिर ये 10 आगे याद करो, तीसरे दिन इनको याद करो। जब आप इनको बार बार लिख लिख के याद करोगे तो आपको ऑब्वियसली ये याद हो जाएंगे। विथ ऐसा लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको क्या करना है, इनको याद करना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ओके, आपको क्या करना है, 10 तक पहले याद करना है, फिर 10 के बाद में 11 से 20 तक याद कर लो, फिर 21 से लेकर के 30 तक याद कर लो। ओके, जब हम ना शायद 11th क्लास में थे तभी से हमने इसको याद करके रखा था। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। बताओ इसके बाद क्या आता है, क्रोमियम के बाद में मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ऐसे। तो आपको 30 तक याद रहना चाहिए कंफर्म। ओके, 30 तक आपको याद करने पड़ेंगे। आपको 30 तक तो मिनिमम याद होना चाहिए, उसके बाद में आप जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल को बार बार देखोगे आपको याद होता जाएगा। तो 30 तक का आपको याद करना है, इट्स योर होमवर्क। ये आपके पास में होमवर्क है आपका, 30 तक याद करना है आपको। जैसे आपसे पूछे, बताइए कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का 20 होता है। बताइए वैनेडियम का कितना होता है, 23 होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा, बताओ फास्फोरस का कितना हो जाता है, तो आपने बोला सर 15 होता है। जैसे मैंने आपको बताया क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। जैसे पूछे सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। बताओ बताओ, फ्लोरीन का कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। ऑक्सीजन का 8। ऐसे आपको ना बनना चाहिए, फटाफट से याद हो जाना चाहिए। आप देखो पीरियोडिक टेबल, ओह माय गॉड, ये क्या आ गया सर, इतना बड़ा, हम तो घबरा गए, भगवान इतना बड़ा कब याद होगा। बहुत परेशानी है। कुछ परेशानी नहीं है, ठीक है, कुछ परेशानी नहीं है। देखो अभी समझो, मैं आपको ना 2 चीजें बताता हूँ। यहाँ पर ये जो गेप आया है ना, ये इधर उठ के आ गए हैं, ये फरार हो गए इधर। ये क्या हो गया, इधर फरार हो गए। ये क्या हो गए, इधर आ गए, ठीक है, उठ करके। तो आपको 2 चीजें पता चली होंगी कि 2 चीजें यहाँ पर उठ करके आई हैं, ठीक है। समझ में आया क्या, बताओ जल्दी से। अभी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब अभी आप लोगों के पास में व्हाट्सएप पे भी सेंड कर देंगे। इस टाइप से आपके पास में क्या हो जाता है, पीरियोडिक टेबल होती है। हमारे पास भी रखी हुई है एक पीरियोडिक टेबल, ऐसे। दिख रहा है आप लोगों को पीरियोडिक टेबल क्या, थोड़ा बहुत ब्लर ब्लर हो रहा होगा, शायद दिख रहा है। पीरियोडिक टेबल के जैसे दिख रहा है क्या, ब्लर हो रहा है शायद। क्लीन दिख रहा है। चलो सेंड कर देंगे, ऐसा वाला यही है, सेम पीरियोडिक टेबल जैसे तो दिख रहा होगा पेज, ठीक है। तो ये भी पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे एक लिखा है हैप्पी हैंनरी लाइक बिन्स, तो ऐसे हम लोगों को ट्रिक व्रिक से कुछ याद नहीं करना है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट। हम लोगों को ना अपने अकॉर्डिंग 30 तक याद कर लेने हैं बस। ऐसे ट्रिक व्रिक से याद करेंगे तो भूल जाएंगे हम लोग, अगर ट्रिक का एक वर्ड भी गायब हो गया तो भूल जाएंगे। ओके, जैसे आपने इधर पढ़ा होगा, बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोए।
ऐसा कुछ याद करना है, वो सब हो जाता है याद। अब ये आपका ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ऐसे आपके पास में 18 ग्रुप दिए गए हैं। ठीक। अब आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? मोजले ने दिया था। अभी आपको पता होगा कि आपके पास में कितने तत्व हैं, 118 एलिमेंट है टोटल। कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है। ओके। फिर यहाँ पर दो श्रेणी बनाई गई हैं। ये जो है आपके पास में, ये जो दो हैं, ये आपका एस ब्लॉक है। यहाँ से यहाँ तक आप लोगों का क्या है? डी ब्लॉक है। यहाँ से यहाँ तक आप लोगों के पास में क्या है? पी ब्लॉक है। और ये जो लास्ट के दो हैं, ये हैं आपके एफ ब्लॉक। ऐसा क्यों बोला जाता होगा कि ये एस है, ये पी है, ये डी है और ये एफ है? ऐसा क्या चेंजेस है इसमें, बताओ क्या हो सकता है? बता दो। क्या चेंजेस हो सकता है? अरे इनका लास्ट एलिमेंट एस ब्लॉक में जाएगा, इनका लास्ट एलिमेंट डी ब्लॉक में जाएगा, इनका लास्ट एलिमेंट पी ब्लॉक वही। में जाएगा, इनका लास्ट एलिमेंट एफ ब्लॉक में जाएगा। और ये जो लास्ट के एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ये अति क्या होते हैं? अंतः संक्रमण तत्व होते हैं बहुत ज्यादा, इनके लिए इसको अलग से रखा गया है। इसलिए इनको क्या रखा गया है? बहुत अलग रखा गया है। अगर इनको इधर ही रख देते तो ये इधर ही झगड़ा वगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर ये जो लास्ट का है आपके पास में, इधर देखो ये वाला समूह 18, इनको बोलते हैं नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी। फिर ये जो दो हैं, इनको बोलते हैं क्षारीय तत्व और क्षारीय मृदा धातु तत्व। इसको बोलते हैं क्षारीय तत्व, इनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु तत्व। समूह 2 को बोलते हैं क्षारीय। ये आपने 11th में पढ़ा होगा दोनों के बारे में, एस ब्लॉक और एस ब्लॉक के बारे में पूरा पढ़ा हुआ, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के बारे में। तो ये समझ में आया कि इन दोनों को बोलते हैं एस ब्लॉक। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन को क्यों नहीं रखा गया एस ब्लॉक में? क्योंकि ये एक प्रकार से इसका कोई परफेक्ट वो नहीं है, इसलिए इसको ना एस ब्लॉक में नहीं रखा गया, उसको बाहर रखा गया है। क्योंकि ये कहीं पर भी संयोजकता कर ले, देखो एक है तो या तो ये एक किसी को दे देगा तो भी उसका जुगाड़ हो जाएगा, या एक किसी से ले लेगा तो इसका काम बन जाएगा, इसलिए इसको बाहर रखा गया है। अब देखो, हमने क्या कहा कि इनका लास्ट एलिमेंट जो है वो आगे बढ़ेगा। तो ये जो दो हैं इनमें जाएगा 2s में, सेकेंड वाले में जाएगा 3s में, उसके बाद वाले में जाएगा 4s में, ऐसे ही सभी में है। तो इनका लास्ट एलिमेंट एस में जा रहा है, इनका डी में जा रहा है और इनका जा रहा है पी में, इसलिए इनको बोलते हैं SPDF। 4 ब्लॉक्स होते हैं। समझ में आया होगा? ओके, अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि बताओ एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट जाते हैं? एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट जाते हैं, पी में कितने जाते हैं, डी में कितने जाते हैं और एफ में कितने एलिमेंट जाते हैं? एस में जाते हैं 2। एस हम्म। 2 में 6, डी में 10, एफ में 14। 14। 14, ओके। इसके बाद में आयन, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, एटॉमिक रेडियस, फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल्ड पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी जब नीचे से ऊपर जाएंगे, या लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ओके, डाउन टू अप जाएंगे यानी कि बिलो से अप जाएंगे तब क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब क्या होगा। तो ये हम अच्छे से जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। अभी मैं आप लोगों का दिमाग खराब नहीं करना चाहूंगा कि पीरियोडिक टेबल में पूरा घुस जाओ। अभी आप बस जान लो कि पीरियोडिक टेबल दिखती कैसी है। देखो पीरियोडिक टेबल कैसी दिखती है, ऐसे, इस टाइप से, उसके बाद में आप लोगों के पास में ऐसे, फिर लास्ट में दो, बन गई पीरियोडिक टेबल। बन गई पीरियोडिक टेबल। हम्म। समझ में आ गया ना? हम्म। ऐसी बनती है पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे भी एक रहता है, इधर पे भी एक अलग से रहता है, बस ये है पीरियोडिक टेबल। समझ में आया? गॉट इट? सभी को इतनी बातें क्लियर हो गई कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ेगी नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या बचेगी?
कम हो जाती है। तो ये हम लोग अभी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। कब पढ़ेंगे? जब हम पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तब। आपके इसमें पर्सनल यहाँ पर है। सो आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं आपको बोलूँगा पॉलीमर वगैरह ये जो है ना, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। साबुन क्या होता है, ठीक है, पॉलीमर क्या होता है, फिर प्लास्टिक्स क्या होते हैं, ये सब नॉर्मल चीज़ें, ये ऑब्जेक्टिव लेवल की चीज़ें। जो मेन है आपके पास में वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सेल क्या होता है, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, कोरोजन क्या होता है, ये सब चीज़ें। तो ये हमको इस पे पकड़ बनानी है। समझ में आया? मैंने आपको वैसे तो पूरा सिलेबस बता ही दिया है। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। अगर आप इतनी चीज़ें पढ़ लेते हो तो आपका परसेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता, नंबर आने से। बट आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, देख लो। समझ में आ रहा है? ज़्यादा भी हल्के में नहीं लेना है, बट इजी है अच्छे से पढ़ें तो। ओके। सो ये मैं आपको पीडीएफ दो जगह पे अवेलेबल कराने वाला हूँ। एक है टेलीग्राम, टेलीग्राम का आप लोग लिख लो कहीं पर जिनको याद नहीं है, आरजू इंस्टीट्यूट, ये टेलीग्राम है। टेलीग्राम में भी आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर लोगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। फिर सेकंड हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी हम प्रोवाइड करा देंगे।